नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप देसी एनपीके फर्टिलाइजर घर में कैसे बना सकते हैं। फर्टिलाइजर की तो बहुत जरूरत पड़ती है। उर्वरकों के बगैर तो हमारी खेती पूरी नहीं हो सकती। हम कोई फसल ही का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, तो या तो हमें बाजार से रासायनिक खादें लेनी पड़ती हैं या फिर उतना ही प्रभावशाली खाद एनपीके आप अपने घर में भी बना सकते हैं। एनपीके के लिए हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं साधारणतः। एक है यूरिया, एक डीएपी और एक एसएसपी। यूरिया से हमें नाइट्रोजन मिल जाता है, हमारी फसलों को मिल जाता है। डीएपी से नाइट्रोजन के पास फास्फोरस मिल जाता है और एसएसपी के साथ में हमें सल्फर के साथ में कैल्शियम मिल जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को, इन ये 3-4 चीज़ों को तो हम रासायनिक रूप से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो फसलें हैं, हमारे जो पेड़-पौधे हैं, हमारी जो वनस्पतियाँ हैं, हमारी जो फसलें हैं, उन्हें तो सब तरह के मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके लिए हम क्या करें? आज मैं इसी बात को आपके सामने रखूँगा कि आप अपने घर पर बिना कोई पैसा खर्च किए, घर बैठे अच्छा एनपीके से ज़्यादा प्रभावशाली फर्टिलाइज़र कैसे तैयार कर सकते हैं, तो हम आज पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 रिक्वेस्ट आपके साथ में। पहली रिक्वेस्ट तो यही है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको समय पर उपलब्ध होता रहे। और दूसरा, यदि आप हमारे जो गौमूत्र क्षार भस्म है उसको प्रयोग करना चाहते हैं, उसकी प्रमाणिकता देखना चाहते हैं, या गोबर घनसत्व जिसे हम गोबर सॉल्यूशन कहते हैं उसको देखना चाहते हैं, तो निसंकोच आप मेरे ग्वालियर जो मेरा ऑफिस है, जो मेरा घर है, वहाँ से निःशुल्क ले सकते हो। या फिर आप जो कुरियर का चार्ज है, पैकिंग चार्ज है, वो भेजकर घर बैठे उसको मंगा सकते हैं। उसका एक बार परीक्षण अवश्य करें, आपको उसके अद्भुत परिणाम मिलेंगे। अब बात करते हैं घरेलू एनपीके। घरेलू एनपीके तैयार करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहली चीज़ तो यही है, वो जो गोबर होता है उसकी जो उपले होते हैं, कंडे होते हैं, उनकी आवश्यकता है। तो 20-22 ग्राम के आसपास सूखे उपले ले लीजिए। ये उपले जितने पुराने होते हैं उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं, उनका प्रभावशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि जब गोबर को हम थाप के सुखाते हैं तो सुखाने की प्रक्रिया में इसका तरल जलांश तो सूख जाता है। इसका इसकी जो सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, सेलुलोज की कई किस्में हैं, लिग्नेंस हैं, दूसरे पास पास नजदीक आ जाते हैं और इस प्रक्रिया में उनकी जो भौतिक संरचना है, उनकी केमिकल कंपोजिशन है, उसमें काफी बदलाव आता है। और उस बदलाव को जब हम दोबारा से डिकम्पोज करते हैं, दोबारा से उसको हम उसका अपघटन करते हैं, तो फिर इसमें कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं। तो हमें पुराने उपले लेने हैं। उपले कम से कम 3-4 महीने से लेकर 1 साल पुराने हो तो वो अच्छा प्रभाव देते हैं। दूसरी चीज लेनी है हमने, गोबर की राख। जो गोबर की राख से हम पहले, उस गोबर कंडे से हम खाना बनाते थे, सब्जियां बनाते थे। आज भी पशुओं के लिए जो हम दलिया आदि तैयार करते हैं, वो भी उपलों की राख पे, उपलों की राख जो आग है उसमें दबाते हैं, तो उनका प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें जब कुछ लकड़ियों के साथ में प्रयोग करते हैं तो लकड़ियों के अंदर भी कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो गोबर की राख में नहीं मिलते, तो वो हमें लेना है। तो दोनों को 20-22 केजी के आसपास ले लीजिए। 20-22 केजी उपले ले लीजिए, 20-22 केजी के आसपास आप गोबर की राख ले लीजिए। इसके अलावा आपको यदि संभव हो पाए तो 1-1.5 किलो के आसपास आप दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। दही भी 1 आध दिन पुरानी हो तो अच्छी है। दही में बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, छाछ में तो मिनरल्स की संख्या और बढ़ जाती है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अच्छा इसको प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, जो गोबर है, जो वो गोबर के उपले हैं, उनके डिकम्पोजिशन को, उसकी प्रक्रिया को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसमें जो लैक्टिक एसिड बैसिलस जो बैक्टीरिया से उनका प्रयोग कर सकते हैं। स्पारलैक के नाम से बाजार में उपलब्ध है। इसे हम प्रीबायोटिक के रूप में स्वयं प्रयोग करते हैं। जब हमारा पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, गैस बनती है, हाजमा सही नहीं रहता है, या पेट फूल जाता है, तो हम प्रयोग करते हैं। या फिर एक और आता है आजकल, नॉर्लेक्स इको स्पार्म आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में अलग तरह के बैक्टीरिया से, तो उनमें से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। एस्कार्म जो है उसमें एसको एसार मिक्स बुरलांडी के नाम से उसमें फंगस है, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीजें ले लीजिए। और इसको बनाना कैसा है ये महत्वपूर्ण है। बनाने के लिए आप
200 लीटर के आसपास का ड्रम ले लीजिए। उस ड्रम में सबसे पहले तो आप जो उपले हैं, उपलों को किसी कपड़े में बांध के, कपड़े इसलिए बांधे जाते हैं कि कपड़े जब उपलों के ऊपर पानी में भरते हैं तो वो तैरने लगते हैं, तो उसके ऊपर या तो भार रखना पड़ेगा या पहले ही आप उनको किसी कपड़े से बांध के और जो ड्रम है उसकी तलहटी में रख दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा वजन रख दीजिए। उसके बाद उसमें 50-60 कम से कम 100 150 लीटर 200 लीटर के आसपास पानी भर दीजिए और उसमें फिर आप राख डाल दीजिए। इसमें चाहें तो आप 1-2 किलो के आसपास जो खल होती है सरसों की वो भी डाल सकते हैं। खल में एक विशेषता फर्मेंटेशन क्रिया कराती है। वैसे मैं तो और एक आध चीज डालता हूँ, लेकिन मैं आपको वो सारी चीजें अभी बताने वाला नहीं हूँ। इन्हीं चीजों से आप पर्याप्त प्रभावशाली एनपीके फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। राख जो होती है ना, राख में सिर्फ एक मिनरल्स की कमी रहती है, वो मिनरल्स है नाइट्रोजन। क्योंकि जो भी कार्बनिक पदार्थ है, जो भी प्रोटीन वाले पदार्थ हैं जो गोबर में रहते हैं, गोबर सूखने के बाद उपले बन जाते हैं, तो जब उपलों को हम जलाते हैं राख तैयार करने के लिए या भोजन बनाने के लिए, तो वो नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ के साथ जल के वायुमंडल में चली जाती है, नाइट्रोजन का रूप ले लेती है, तो वो इस राख में नहीं जाता। अंततः सारे जो मिनरल्स हमारी फसलों की जरूरत है, चाहे वो फास्फोरस है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, ये सारे कैल्शियम है, सल्फर है, ये सारे राख में आ जाते हैं और उनकी जो मात्रा है 10 से 15 गुना बढ़ जाती है। इसलिए ये राख बहुत महत्वपूर्ण है और ये राख इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये सारी चीजें ऑर्गेनिक रूप में है। जैसे ही ये जमीन में जाती हैं और नमी में ये मिट्टी मिक्स होती है, तो हमारे वनस्पति इनको सहजता से सोख लेती हैं और अपने जो जो उनकी जो मेटाबॉलिक क्रिया है उनका उपयोग करती है। इसलिए राख का बहुत तीव्र प्रभाव होता है। दूसरा, राख के अंदर जो मिनरल्स हैं एक ऐसी कंपोजिशन में रहते हैं जो फंगिसाइड का भी काम करते हैं, इंसेक्टिसाइड का भी काम करते हैं, दुर्गंधनाशी का काम भी करते हैं और उर्वरक जो है, इसलिए राख की विशेष गुणवत्ता बढ़ जाती है। और हम इस परंपरागत रूप से करते भी आए हैं। यदि हमारी किसी साग सब्जी में फसल में कोई फंगिसाइड प्रभावशाली हो रहा है, फंगिसाइड नुकसान कर रहा है, तो हम राख छिड़कते रहे। राख छिड़कने से वो फंगिसाइड मिट जाते हैं। इसी तरह यदि कहीं दुर्गंध पैदा हो रही है कि वहाँ कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं, तो वहाँ राख छिड़क दीजिए, तो उसके 2-4 घंटे के बाद राख की जो बदबू है समाप्त हो जाती है। इसलिए राख बहुत प्रभावशाली है। दूसरा रही है जो कंडे हैं, कंडों में भी विशेष क्रिया होती है। जब कंडे सूखने के बाद दोबारा से डिकम्पोज करते हैं, दोबारा से उनको पानी में डालते हैं, तो उनमें दोबारा से डिकम्पोजिशन क्रिया के माध्यम से कुछ विशेष केमिकल तैयार होना शुरू हो जाते हैं, विशेष केमिकल बनना शुरू हो जाते हैं। डिकम्पोजिशन में उनकी जो जो भौतिक संरचना है, जो जो ठोस रूप में परिवर्तित हो गए थे, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज आदि, वो दोबारा से सूक्ष्म कणों में विभाजित होते हैं। और जब भी जो कार्बनिक संरचनाएं सूक्ष्म अंश में विभाजित होती हैं, तो उनमें कुछ विशेष जैविक रसायन पैदा होते हैं। इसीलिए जो गोबर के कंडे या ऊपर दोबारा से डिकम्पोज होते हैं, तो अनायास से ह्यूमिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, फ्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, ह्यूमिक पोटाशियम की मात्रा बढ़ जाती है और ये तीनों अति प्रभावशाली जैविक खाद हैं। इसलिए जब ये मिट्टी में पहुंचते हैं तो हमारी जो फसलें हैं, हमारी जो वनस्पतियां हैं, उनको विशेष फर्टिलाइजर प्राप्त होते हैं। तो इसलिए यदि आप इसको प्रयोग करेंगे तो आपको बेहद चमत्कारी प्रभाव मानेंगे। क्योंकि आजकल कोई भी फसल है, कोई वनस्पति है या कोई भी साग सब्जी है या फलों की खेती है, बिना किसी खाद के संपन्न नहीं हो सकती। ये हम अब पेड़ लगा के 4 से आमों से संतुष्ट हो नहीं सकते, हमें तो भरपूर मात्रा आम चाहिए। ऐसी तरह हम साग सब्जियों की बात करें तो अब मिर्ची का पौधा लगा के 4-5 मिर्ची से संतुष्ट होने वाले नहीं है, क्योंकि हमें स्वयं तो रोटी खानी नहीं है, हमें अपने परिवार के लिए 3 मिर्चें चाहिए। हमें तो व्यावसायिक स्तर पर मिर्चों का उत्पादन करना है। तो ऐसे में विशेष जो पोषक तत्व हैं हमारी फसलों को मिलने चाहिए। तो जब दोनों दोनों के इन दोनों चीजों से तैयार आप जो एनपीके का प्रयोग अपने फसलों में करते हो, तो बेहद चमत्कारिक प्रभाव आपको मिलते हैं। तो आप इस खाद को तैयार कर लीजिए। इस खाद को तैयार करने में कम से कम 8 से 10 दिन का समय लगता है। तो 8 से 10 दिन के बाद जब तैयार हो जाए तो अच्छे से मिला दीजिए। 2 घंटे के बाद जब उसका जो गोबर का जो गंडे हैं, उसका बहुत सारा जो
और ठोस पदार्थ है वो नीचे बैठ जाएगा, वो तरल आ जाएगा, तल को निकाल लीजिए। और जब आप अपने फसलों में सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के समय इसको दे दीजिए, पानी के साथ मिश्रण करके अपने खेत में, अपनी क्यारी में लगा दीजिए और ऐसा लगातार करते रहिए। आप साधारण जो भी गेहूँ लेते हैं, चावल लेते हैं, धान लेते हैं, गन्ना लेते हैं, कॉटन लेते हैं, कोई भी मटर लेते हैं, किसी भी तरह की फसल ले रहे हैं, तो आप जब भी पानी दें, क्योंकि गेहूं में 5 से 5 बार तो पानी हो ही जाता है आजकल, चावल में तो सतत पानी खड़ा ही रहता है। इसी तरह सब्जियों में तो हम हर हफ्ते पानी दे देते हैं। तो जब भी पानी दें तो इस जो घरेलू एनपीके का मिश्रण उसमें कर दें। इसी तरह यदि आप फलों की खेती करते हैं तो जब भी फलों को आप पानी देते हैं तो उसके गड्ढों में जो आपने उसके चारों तरफ गोल गड्ढे बनाए हैं उसमें इसी राख गोबर करने की जो तरल है इससे भर दें। इससे उसको विशेष मिनरल्स प्राप्त होंगे और बेहद चमत्कारिक परिणाम आपको मिलेंगे। आपकी उत्पादकता है, आपकी जो बढ़वार है फसलों की, वो आप उसमें स्वयं अनुभव करेंगे। आप उसमें देखेंगे कि यदि उनकी बढ़वार रुक रही है, उनकी ग्रोथ रुक गई है, तो अनायास जैसे ही आप इस घरेलू एनपीके का उसमें प्रयोग करेंगे, आपको तीसरे छिड़काव के बाद अनायास अप्रत्याशित परिणाम मिलेगा। घरेलू खाद खाद है, कोई खर्चा तो है नहीं, सिर्फ आपने प्रयोग करना है और प्रयोग करके अच्छे रिजल्ट लेने। लेकिन इसके साथ में 2-3 चीजें और भी महत्वपूर्ण है जो इससे आपको मिलने वाली। पहली चीज तो ये है कि राख का प्रयोग जब भी आप अपने खेत की मिट्टी में करते हैं तो राख के माध्यम से मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को सोखने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। इसलिए जब आप राख का प्रयोग अपने खेत की मिट्टी बार बार करते हैं इस घरेलू एनपीके के माध्यम से, तो उसमें पर्याप्त समय तक नमी बनी रहती है। लगातार आप इसका प्रयोग 1 साल 2 साल करें खेतों में तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। यानी कि आपको हर 8-10 दिन में पानी की जरूरत पड़ती है तो वो पानी घटती चली जाएगी, तो महीने में 1 आध बार पानी से आपको काम चल जाएगा। फसल में फिर 5-7 बार पानी देने की जरूरत नहीं होगी। तो पहले आज से 30-40 साल पहले होता था। 30-40 साल पहले तो ऐसा होता था, कई फसलें बिना पानी के ले लेते थे। 3-4 महीने जो मानसून का सीजन होता था, हम मानसून की जो फसलें हैं बिना पानी के ले लेते थे, हमें पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जब बारिश हुई, पानी मिल गया। या उसके बाद की जो रबी की फसलें होती थी उसमें 1-2 बारिश से काम चल जाता था। चने की फसल थी, ऐसी फसल थी, सरसों की फसल ऐसी थी, अलसी की फसल ऐसी थी, कई तरह की दालें ऐसी होती थी जिनमें हम एक बार ही पानी देने की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन भरपूर हमें फसल मिल जाती है, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है, हमारे खेत की जो मिट्टी है उसमें इतनी नमी बनी रहती थी, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रासायनिक खादों के प्रयोग से बिल्कुल समाप्त हो गई है, तो उसको राख के माध्यम से फिर हम स्थापित कर सकते हैं। इसी तरह गोबर का जो प्रयोग करते हैं, जो करने के रूप में गोबर का अंश हमारी मिट्टी में जाएगा, उससे ह्यूमस की दर बढ़ जाएगी। दोनों ही राख और ह्यूमस ऐसी है कि मिट्टी की संरचना बदलाव कर देंगे और इनके प्रयोग से हमारी मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स जो जो सूक्ष्म कणों की जो सक्रियता बढ़ जाती है। तो इसका प्रभाव आप देखेंगे कि 4-6 महीने के बाद आपकी मिट्टी, खेत की मिट्टी मुलायम हो जाएगी, उसकी हार्डनेस खत्म हो जाएगी, उसमें पोरसता आ जाएगी, बॉल्डर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसमें अनायास और जो वेस्ट ऑर्गेनिक पदार्थ हैं उनको डिकम्पोज करने की, उनको अपघटित करने की क्षमता है, काफी तीव्र हो जाएगी। आप स्वयं अनुभव करेंगे, उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैंने उन मित्रों को कराया है जो घरेलू ऐसी कोई एनपीके खाद तैयार करना चाहते हैं, वो इसे तैयार कर सकते हैं। आप, मैंने जो बताया था कि आप एकोनॉर्म वगैरह यूज करेंगे, आप बेसिलिक एसिड का उपयोग करेंगे, उससे डिकम्पोजिशन क्रिया जो है, गोबर से अपने उपले बनाए उपलों से फिर आप डिकम्पोज करके उसको दोबारा सूक्ष्म कणों में विभाजित कर रहे हैं, तो उसकी जो रासायनिक क्रिया है वो तीव्र हो जाती है। जो उनके सूक्ष्म जैव रसायन है उनकी गति बढ़ जाती है और ये बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि यदि फ्लोमिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमेट, पोटाशियम है, आजकल तो ऑर्गेनिक खाद के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर के रूप में बहुत आयत से प्रयोग हो रहा है। ये इन्हीं से प्राप्त होते हैं, उनकी क्रिया को तीव्र कर देते हैं और वही प्रक्रिया आप अपने एनपीके में कर सकते हैं। उसके लिए आपने एक आध पाउच आपने स्पार्लिक ले लिया या इकोनॉर्म ले लिया, तो उससे ले सकते हैं। दही से भी, ये दही में भी
बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं। दही के बारे में कई बार बता भी चुका हूँ कि दही दूध में तो विशेष जैविक गुण रहते हैं, तो उसके माध्यम से हम इनकी क्रिया को तीव्र कर सकते हैं। तो आप इस घरेलू जो एनपीके प्रयोग करके देखिए, आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। आपकी फसल में की न केवल बढ़वार बढ़ेगी, बल्कि उत्पादकता में कम से कम 40 से 50% का फर्क आया। दूसरी चीज है, इन्हीं गोबर की राख और गोबर के कंडे में और भी गुण है। सबसे बड़ा तो ये है कि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी मिट्टी में निमोटोड का खतरा होता था, फंगस का खतरा होता था, जलगरण का खतरा होता था, वो धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। आपकी फसल की, आपकी मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। आपको बार बार किसी कीटनाशक का, किसी फंजीसाइड का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी, जड़ों की जो स्थिरता है वो बढ़ जाती है। ऐसे में यदि थोड़ा तीव्र आंधी आ जाए, हवा की गति बढ़ जाए, तो फसल जैसे बैठ जाती है, गिर जाती है। फसल गिरने से किसान को बहुत नुकसान होता है। यदि पकी हुई फसल जमीन में गिर जाए, पानी से दब जाए, तो उसका 70% हिस्सा तो गली सड़ जाता है, बेकार हो जाता है। तो वो नहीं होगा, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के साथ में जड़ों को मजबूती मिलेगी और मिट्टी बहुत मुलायम हो जाएगी। तीसरी चीज है कि अब निरंतर आप गोबर की राख का, गोबर के कंडे का प्रयोग इस रूप में करते रहेंगे, तो उसमें मिनरल्स की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। आपको कोई भी रासायनिक खाद खरीद के अपने खेतों में प्रयोग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इस एनपीके के बारे में हमसे ललायत रहते हैं, एनपीके के यूरिया देते हैं, डीएपी देते हैं, एमओपी देते हैं, वो तो इससे मिल ही रहा है। और इसमें ऐसा ऑर्गेनिक एनपीके है जिससे हमारी फसलें सहजता से अब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती हैं और ऑर्गेनिक फॉर्म से अपनी अवक्रियाओं का उसमें इस्तेमाल करवाती है। इससे कोई वेस्टेज नहीं है। जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसमें तो वेस्टेज है। आप यूरिया खरीद के लाते हो, एक बोरे, एक जो 40-45 किलो की यूरिया की कट्टा है, पूरा है, उसमें से 40% नाइट्रोजन मिलती है। वो 40% नाइट्रोजन का भी 30-35-40% हिस्सा वेस्ट जाता है। तो आप कितना आप बोरी से प्रयोग कर पाते हैं। लेकिन ये तो ऑर्गेनिक ऐसा नाइट्रोजन है जो सीधे सीधे आपकी फसलों को मिलेगा। फास्फोरस सीधा मिल जाएगा। फास्फोरस के कारण आज पूरी दुनिया में टेंशन है। इस साल भी भारत को करीब करीब 23 लाख टन से ज्यादा जो डीएपी खाद है चाइना से इम्पोर्ट करना पड़ा। चाइना के अपना रेट है कि कल में कई जगह लड़ाई लगी हुई है, वहां से आ नहीं पाया, तो नाइट्रोजन डीएपी भारत सरकार को चाइना से खरीदना पड़ा। उसमें बड़ी अमाउंट खरीदनी पड़ी और हमारी मिट्टी के अंदर पहले से ही फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में, लेकिन वो इनएक्टिव हो गया है, इमोलाइज हो गया है। तो यदि हम गोबर का प्रयोग करेंगे तो उस फास्फोरस की आवश्यकता भी हमें अतिरिक्त रूप से बाहर से ग्रहण करने को नहीं पड़ेगी। आप अपना जो फास्फोरस है उसी को अपने खेतों में प्रयोग कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से आप इस घरेलू एनपीके का उपयोग करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद मित्रों।